बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शराफत अफजल। डियर स्टूडेंट, आज मैं एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूं और इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका प्रोग्राम नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम नंबर 1 में हमने जिस तरह डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और उसके 10 प्रिंसिपल को हमने थारोली डिस्कस किया था। आज हम प्रोग्राम नंबर 2 में देखेंगे कि इंट्रोडक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स का और मैक्रो इकोनॉमिक्स की एवेल्यूएशन कैसे हुई है। बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन करें तो हम ये एवेल्यूएशन जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की है, बेसिकली ये एरा है 1930s का। एक सबसे पहले अगर देखें तो डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक थॉट जो है एंशियन इकोनॉमिक थॉट प्री 1500 एडी में हुई थी। इसमें फिर मिडल एज के दौरान 1500 टू 500 टू 1500 के दरमियान इकोनॉमिक थॉट्स को डिस्कस किया गया था। फिर मार्केंटलिस्ट एंड इंटरनेशनल ट्रेड 16 टू 18 सेंचुरी में एग्जिस्ट करता है। जो पीरियड ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है जिसमें आदम स्मिथ, रॉबिन, एल्फ्रेड मार्शल और ये जो फिशर, ये सारे जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, ये 1776 टू 1900 तक ये जो है ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का दौर रहा। उसके बाद पीरियड ऑफ न्यू क्लासिकल, क्लासिकल इकोनॉमी के बाद जो पीरियड स्टार्ट हुआ उसमें न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे जो इनकी ही एक पैदावार थी और वो भी इकोनॉमिक्स के बारे में जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, जिसका लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि इसमें वो कहते थे कि लीजिस फेयर इकोनॉमी होनी चाहिए, इकोनॉमी में गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई मार्केट में एडजस्टेबल होनी चाहिए और उनको एडजस्ट करने वाली प्राइस जो इनविजिबल हैंड के थ्रू एडजस्टमेंट होनी चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन यानी सप्लाई साइड इकोनॉमी है, अगर सप्लाई मार्केट में जनरेट की जाए तो डिमांड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। 1930s में फिर क्या हुआ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट वाज यूज्ड बाय इकोनॉमिक राजर फ्रेश इन 1933। अब हुआ क्या था कि 1933 का जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ तो ग्रेट डिप्रेशन के दौरान बेसिकली हुआ क्या था कि जो हमारा बैंकिंग सेक्टर था उस वक्त, जो फेडरल रिजर्व बैंक था, तो वो बार बार अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू वो बार बार जो कह रहे थे कि मनी की सप्लाई को बढ़ाएं तो जो है ना उससे इकॉनमी ग्रो अप करेगी। फिर वो कहते हैं प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट अप करें। अच्छा, ये पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो इंटरवीन करे। तो हुआ क्या कि जब वो मनी सप्लाई बढ़ती जा रही थी, जब जूं जूं स्टेट बैंक मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक बढ़ा रहा था तो उसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन हो रहा था। तो आपको पता होता है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में हम देखते हैं कि बेसिकली बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक साइड पे लेंडर होते हैं और दूसरी तरफ बारोवर होते हैं। बारोवर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मनी बैंक से लेते हैं और लेंडर जाके डिपॉजिट कराते हैं। अब वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना गिर गया था कि लोग जो है बैंक के बजाय घरों में पैसे रख रहे थे और बार बार वो यही कर रहे थे कि जो ही सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई करता था वो अपने इन्वेस्टमेंट करने के बजाय वो अपने घरों में उनको रखते थे क्योंकि इकोनॉमी में रिसेशन था। तो उस वक्त एक क्लासिकल के अपने स्टूडेंट थे जिनका केनेडियन स्कूल ऑफ थॉट केन्स, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है ना उन्होंने कहा कि आप इकोनॉमी को सप्लाई साइड इकोनॉमी जो है वो मास्टर नहीं है, आप क्या करें कि डिमांड साइड इकोनॉमी को बढ़ाएं, यानी वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर थ्रू प्रॉपर चैनल और गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हो। जब गवर्नमेंट अपने नए प्रोजेक्ट लगाएगी तो इकोनॉमी में एक बूस्ट आएगा और जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर भी डेवलप हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ और उसकी वजह से क्या हुआ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की बेस बनी। अब ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन वो मैंने आपको डिस्कस किया कि 1929 टू 1936 में, तो ये पीरियड था जब अनसर्टेनिटी थी इकोनॉमी इकोनॉमिक्स में और यानी इकोनॉमी जो थी वो बहुत बुरी तरह अनएम्प्लॉयमेंट भी थी और वर्ल्ड वार टू के बाद। तो ये इसका बैकग्राउंड है ग्रेट डिप्रेशन का। तो ये काजेज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन: स्टॉक मार्केट क्रैश अक्टूबर 1929, ड्यूरिंग द क्रैश ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर a few firms posted a disappointing result, causing a share price of fall. On October 28, Black Monday,
The decline in price turned to the cash has been price fell 13%। तो ये ग्रेट डिप्रेशन जो मैंने आपको इसके बारे में बताया, बैंक फेलियर हो गया था और ग्लोबल डाउन टाउन आया था जिसकी वजह से। अब उसके बारे में मुख्तलिफ क्लासिकल के आगे इकोनॉमिस्ट के व्यूज थे जिनमें मॉनेटरिस्ट थे, फिर ऑस्ट्रेलियन व्यू ऑफ पॉइंट था। तो मॉनेटरिस्ट हाईलाइट दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉल इन मनी सप्लाई in between 1929 to 1936. The Federal Reserve allow a money supply M2 to fall by third। तो उसकी वजह से भी ए डिप्रेशन हुआ था। अब केनेडियन का पॉइंट ऑफ व्यू था कि केनेडियन कहते थे कि ये ऐसा नहीं है कि मनी सप्लाई के बाद सप्लाई साइड इकोनॉमी को बढ़ाने से, बल्कि उन्होंने कहा कि मार्केट बूस्ट ऑफ रियल यानी आउटपुट बढ़ेगी उस वक्त ही जब गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होगी और गवर्नमेंट की जो लिसिस फेयर इकोनॉमी है उसमें गवर्नमेंट अपना कोई शेयर डालेगी, तो उसकी वजह से ये जो डिप्रेशन है ये दोबारा जो है बूम कंडीशन में चल जाएगा और इकोनॉमी जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। उसके बाद कॉन्सिक्वेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि नेशनल इकोनॉमी है, एक्सटर्नल फैक्टर हैं, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी एंड की टॉपिक्स। तो ये इसके बेसिक कॉन्सिक्वेंस हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसीडर द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज होल। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस करते हैं ओनली वन यूनिट ऑफ इकोनॉमी को, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ओवरऑल इकोनॉमी के बिहेवियर को चेक करते हैं। Macroeconomics study the connection between the different countries in the world। यानी एक्सटर्नल फैक्टर y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी यानी क्लोज इकोनॉमी। तो उसमें अगर हम नेट एक्सपोर्ट भी डाल देते हैं तो इसमें ओपन इकोनॉमी के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर भी लाई करता है। अब मैक्रो इकोनॉमिक से पॉलिसीज होती हैं कि टैक्स किस तरह चार्ज करना है, इंटरेस्ट रेट किस तरह बढ़ाना है, कम करना है, ये सब हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सिक्वेंसेस। मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन में भी उसका की रोल है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों हैं, वाई स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक द इकोनॉमिक वेलबीइंग ऑफ द कंज्यूमर रिच और पुअर इज अफेक्टेड बाय मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट। तो इनकी मूवमेंट होती है। उसके बाद यानी हमारा जो बिजनेस होता है या मनी की सप्लाई होती है, डिमांड होती है, इन्वायरमेंटल चेंज, उसको भी हम देखते हैं। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमी हमें हेल्प करती है कि गवर्नमेंट अवॉइड द वेस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस। तो कैसे गवर्नमेंट को ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए या इन्फ्लेशन बढ़ जाए या डिप्रेशन आ जाए तो कैसे इसको टैकल करते हैं, हैंडल कर सकते हैं। द एक्सट्रीम सिचुएशन कैन टीयर आउट द गवर्नमेंट सोशल फैब्रिक yet as prevent the policy maker apply a sound economic principle। तो यहाँ पे हम अपने जो साउंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल है उनको फॉलो करके हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक? तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं। वन इज द सीपीआई, प्राइस स्टेबिलिटी, लो पॉजिटिव इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई को कम करना। सेकंड मेन प्रिंसिपल इज द जीडीपी ग्रोथ यानी सस्टेनेबल राइज द रियल जीडीपी, यानी आपने ग्रोथ को बढ़ाना, आउटपुट को बढ़ाना, जिसमें तीन सेक्टर होते हैं। यानी हम उसको कह सकते हैं कि सर्विसेज सेक्टर है, एग्रीकल्चर है और इंडस्ट्रियल है। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना लोगों की, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, इनइक्वलिटी को कम करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना। दीज आर द की मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। वन इज द आउटपुट इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन रेट। तो इसको कैसे मेंटेन करना है उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं। आउटपुट एंड इनकम की हम बात करें तो हमारे पास देखें तीन तरह की इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी भी है और थ्री सेक्टर इकोनॉमी भी है। टू सेक्टर इकोनॉमी में एक तरफ हमारी इनकम हाउस होल्ड होते हैं, इनकम होती है, और एक तरफ एक्सपेंडिचर होते हैं। तो अब इनकम जब किसी भी फैक्ट्री में कोई मुलाजम वर्कर काम करता है तो उसके पास इनकम होती है, वो जनरेट करता है, उसकी आमदन आती है, वो घर में लेके जाता है। फिर वही इनकम जो है वो क्या करता है कि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर करता है, और एक्सपेंडिचर के लिए वही इनकम वापस उसकी चली जाती है फैक्ट्री के पास, और फिर वो एक साइकिल चलता है। यहाँ पे देखें कि हमारे पास है हाउस होल्ड है, फर्म है और गुड्स मार्केट है। ये देखें गुड्स हैं, तो सबसे पहले हाउस होल्ड है, वो इनकम जनरेट करता है, फर्म से इनकम लेता है। ये देखें जो ग्रीन ये जो लाइन नजर आ रही है कि ये इनकम गेन फ्रॉम फर्म। उसके बाद यही इनकम जो है वो क्या करता है, गुड्स फर्म जो है, ये जो बाहर से लाइन जा रही है डॉटेड रेड लाइन और गुड्स लिखा हुआ है,
तो फर्म गुड्स प्रोड्यूस करते हैं फॉर हाउस होल्ड। तो यही गुड खरीदने के लिए यही हाउस होल्ड फिर ये अपनी मनी की स्पेंडिंग कर लेता है। ये रेड जो आपको नजर आ रहा होगा ये स्पेंडिंग है। दोबारा ये क्या करता है कि यही हाउस होल्ड दोबारा इसको स्पेंडिंग करता है। उसकी इनकम जो है वो क्या होता है कि ये जो बाकी फैक्टर्स हैं लैंड लेबर कैपिटल उनको भी ये प्रोवाइड करती है फर्म, या हाउस होल्ड प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास टू सेक्टर इकोनॉमी की हम बात करते हैं। अब देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट में देयर आर थ्री मेन फैक्टर विच आर इंक्रीज द रेशियो ऑन अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान। हाई ग्रोथ पॉपुलेशन एक ये फैक्टर है, और कंटिन्यूस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो वो क्या होता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो जाता है और वो इंडस्ट्रीज नहीं लगाते हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो दूसरे तीसरे नंबर पे है लैक ऑफ स्किल्स एंड एजुकेटेड वर्कर। हमारे वर्कर भी अनएजुकेटेड और उनके पास स्किल्स नहीं होती हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन जो होती है परसिस्टेंट राइज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ इकोनॉमी, उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। जिस तरह ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि 1929 में ये हमारे पास 20 यूएस डॉलर हैं तो हम इतनी गुड्स खरीद रहे हैं। 1960 में देखें गुड्स वही डॉलर वही 20 हैं, कम हो गई हैं। फिर बास्केट करते करते 2020 तक हमारी गुड्स बिल्कुल ही जो है वो कम हो गई हैं। ऑन एन अदर एंड डिफ्लेशन क्या चीज़ है? डिफ्लेशन उसको कहते हैं कि persistent rise in general price level is called the inflation, and persistent down in general price level is called deflation। यानी कि डिफ्लेशन का मतलब है सर्द बाजारी, कि अब गुड़ तो मार्केट में बहुत अवेलेबल है लेकिन मनी नहीं है कि जिनकी वजह से इन गुड को हम खरीद सकें। तो इश्यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में हम देखते हैं कि हमारे पास ये अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन ये हमारे पास की इश्यूज है कि व्हाट आर द डिटरमिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लिविंग स्टैंडर्ड इन कंट्री। नंबर वन प्रोडक्टिविटी का इशू है कि हम कैसे हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस। नंबर थ्री जो इशू है व्हाट इज द कॉज ऑफ डिक्लाइन एंड ग्रोथ इन इकोनॉमी, कि इसको कैसे हम टैकल करेंगे। व्हाट आर द फैक्टर्स सच अफेक्टिंग द अनएम्प्लॉयमेंट, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को। तो अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स भी हैं, साइक्लिकल है, स्ट्रक्चरल है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद इन्फ्लेशन है। तो ये तीसरा पार्ट है कि व्हाट आर द फैक्टर कॉज द जनरल प्राइस लेवल ऑफ, यानी ये इन्फ्लेशन हमारे पास है कि ये बढ़ रही है। उसके बाद हम देखें तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम हमारे पास दो तरह के वेरिएबल होते हैं, ऑब्जर्व मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल जिसमें एक्सोजेनस वेरिएबल है और इंडोजेनस वेरिएबल है। इंडोजेनस वेरिएबल जो विद इन द सिस्टम डिटरमाइन इनको इंडोजेनस कहते हैं, और एक्सोजेनस आउट ऑफ द सिस्टम जो हमारे वेरिएबल होते हैं उनको एक्सोजेनस। तो की मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल ये एक समरी है जिसमें नेशनल इनकम जिसको जीडीपी कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इन्फ्लेशन है, इंटरनेशनल ट्रेड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी है, इंटरेस्ट रेट, स्टॉक मार्केट, बिजनेस साइकिल एंड एक्सचेंज। ये सारे जितने भी वेरिएबल हैं इनको आप अच्छी तरह ये ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि ये आपको नेक्स्ट जो है ये आपको समझने में हेल्पफुल होंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में ये वर्ड बार बार रिवाइज होंगे और रिपीट होंगे। तो ये हमारे पास मैंने आपको बता दिया डिटेल के साथ जो वेरिएबल की टाइप्स हैं, और इन वेरिएबल को ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट जो वेरिएबल होते हैं उनके साथ मिलाने से हमारे पास क्या बनता है कि इकोनॉमिकल रिलेशनशिप या मॉडल बनता है जिसको इकोनॉमिक मॉडल कहते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन जो होते हैं हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप भी होता है और नेगेटिव रिलेशनशिप भी होता है। ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ सकते हैं। पॉजिटिव का मतलब ये है कि कंजम्पशन स्पेंडिंग फ्रॉम इनकम, इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ती है। और नेगेटिव रिलेशनशिप ये है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट कम होती है। देखिए इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो आप बैंक से लोन कम लेंगे जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। तो टूल फ्रेमवर्क ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज में हमारे पास गोल्स हैं। तीन गोल्स होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। बेसिक गोल जो है वो तीन है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, लो अनएम्प्लॉयमेंट है, और लो इन्फ्लेशन है। फ्रेमवर्क एग्रीगेट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, केनेडियन और क्लासिकल मॉडल है। तो पॉलिसी के जो टूल्स हैं वो दो तरह के हैं, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी। तो ये हमारे पास बेसिक जो है चैप्टर नंबर 1 को हमने कवर किया है और इसमें आपको डिटेल के साथ बता दिया है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं जो स्क्रीन पे हमारे पास अवेलेबल है।
इसके अलावा अगर किसी भी किस्म की इसमें प्रॉब्लम आ रही हो कोई भी, तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह लजीज इसके बाद हम इसी सीरीज़ का चैप्टर नंबर 2 उसका प्रोग्राम नंबर 1 करेंगे, जिसमें आगे आपको नेशनल इनकम के बारे में बताया जाएगा कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या होती है और ये कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड अल्लाह हाफिज़।